चलिए सबको दिखने दीजिए। हथियार इनको दे दिया गया। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। सुना, जिंदा रहते हुए देह दान करने की बात करने वाले ये है भरत तिवारी, जिनके एनकाउंटर से पूरा गांव मानो गुस्से के सैलाब में डूब गया हो। क्योंकि गांव वालों की माने तो ये किसी मसीहा से कम न थे। आमतौर पर एनकाउंटर करने पर पुलिस की वाहवाही होती है, लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार पुलिस सवालों की बौछार झेल रही है। अब भरत तिवारी का एक और वीडियो सामने आया है, जो कि एनकाउंटर से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन पूरी बात आपको बताएंगे कि भरत तिवारी आखिर कौन सी बात छिपा रहे थे, क्या जानते थे, जिसके बाद उनके एनकाउंटर की खबर सामने आती है और सवाल खड़े हो जाते हैं। वीडियो में भरत बेहद शांत अंदाज में अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर की तरह रहस्यमयी होती चली जाती है। भरत कहते हैं कि अगर उनकी मौत हो जाए तो सबसे पहले उनके शरीर को भारतीय सेना को दान किया जाए। अगर ऐसा संभव न हो तो उनका शरीर गरीब और जरूरतमंद लोगों को काम आना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर शायद कोई भावुक हो जाए, लेकिन इसके बाद जो बात वो कहते हैं वही पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। भरत कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल फोन किसी भी हालत में उनके माता पिता के अलावा किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। सवाल क्यों? यही सवाल सबके मन में है। वीडियो में भरत दावा करते हैं उनके मोबाइल में ऐसी जानकारियां और ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें न मिटाया जा सकता है और न झुटलाया जा सकता है। वह कहते हैं कि उनका मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि उनके जीवन का इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसे छिपाया नहीं जा सकता। भरत की आवाज में आत्मविश्वास था, चेतावनी भी। वो कहते हैं कि उन्होंने हर जरूरी जानकारी और दस्तावेज को सुरक्षित रखा है। इतना ही नहीं, वीडियो में वह यह भी कहते दिखाई देते हैं कि वह किसी दबाव, किसी लालच या किसी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। क्या भरत को किसी खतरे का अंदेशा था? क्या मोबाइल में सचमुच ऐसी कोई जानकारी थी जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है, या फिर यह सिर्फ उनकी निजी आशंका थी? अब गांव वालों का सवाल सुनिए। सवाल, अगर खतरा इतना बड़ा था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो गोली क्यों चली? अगर एनकाउंटर सही था तो फिर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों हुई? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन भरत की मौत के बाद वायरल हुए इस वीडियो ने पूरे मामले में नई बहस छेड़ दी है। गांव में चर्चा है, सोशल मीडिया पर सवाल है और परिजन अब मोबाइल की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भरत ने खुद मोबाइल को महत्वपूर्ण बताया था तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उधर सरकार पहले ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियों को मोबाइल से क्या मिलता है और क्या यह डिवाइस इस केस के किसी अनजान सच तक पहुंचाने की चाबी साबित होता है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है, वीडियो में किए गए सभी दावे खुद भरत तिवारी के हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मोबाइल में कथित साक्ष्यों को लेकर भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लगातार लोगों के मन में घूम रहा है। आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या था जिसे लेकर भरत तिवारी अपनी मौत से पहले भी सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे थे? क्या वो फोन इस कहानी का सबसे बड़ा राज छिपाए बैठा है, या फिर यह रहस्य भी भरत तिवारी के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इस सवाल का जवाब अब न्यायिक जांच ही दे पाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं?
लीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। मैं 1965-66 में पहली बार, सुन लीजिए, 65-66 में जब मैं 10th क्लास पास किया था और केवी सहायिका की सरकार थी और गोली चली थी मुजफ्फरपुर में, मारे गए थे पटना में, मुजफ्फरपुर में। उस गोली कांड के विरोध भी मैंने मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर से जुलूस निकाल करके और थाने में हाजत में बंद हुआ 66 में। उसके बाद तो लगातार लड़ाई लड़ रहा 74-75 में आपातकाल में। इसलिए जो लड़ाई लड़नी थी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक ये परिवार की बात है, इसलिए 40 साल नहीं, मैं 50 साल 51 साल हो गया 74 आंदोलन का। गर्म सलाखे से मेरे जैसे बिहार में देखे थे क्या इससे पहले? गर्म सलाखे से दागा गया, गर्म ताबे पर रखा गया। 6 महीना मौत और जीवन के साथ पीएमसीएच पे मरता रहा। इसी बक्सर में जब हमारी किडनी डैमेज हुई थी तो बक्सर के जेल में बंद, वो जो सुप्रिंटेंडेंट थे उसी नियाजीपुर के, आज का उन्होंने दौर मुझे बाबा। पीएमसीएच भेज करके मेरी जान बचाई, जान बचाई इसी बिहार को देखने के लिए। और मैं बाबा केदारनाथ में अंत में पूरे परिवार को 3-3 पीढ़ी को भेजा है। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। भारत की बहुत वर्षों बाद इस धरती, ये पुण्य भूमि है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और पूरा क्षेत्र आरा बलिया छपरा ये क्रांति की धरती रही है, ये मंगल पांडे की धरती रही है, मंगल पांडे की धरती रही। दूसरा वीर के रूप में इस लड़का ने गरीबों की आवाज उठाई। ये कोई लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद, उस लड़का ने किसी ब्राह्मण के बारे में नहीं आवाज उठाई, वो लड़का गरीब लोगों की आवाज उठाई है। गरीब लोगों में मुसहर भी है, बिंद भी है, चौधरी भी है, अन्य जाति के लोग भी है जो बाढ़ पीड़ित है, और बाढ़ पीड़ित से जो लोग पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित के विस्थापितों को घर मिले, उसको ऊंचे घर मिले ताकि उसको डुबाव क्षेत्र से फिर डुबाव में ले आया था, यही बेचारे का मुद्दा है।